जय श्री राम। योगेश आनंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, आपको आनंद देता है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि अभी ये तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हाँ, 150-200 लोग तो हमेशा प्रत्येक एपिसोड मेरा सुनते हैं, लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि भाई आप सब्सक्राइब तो कर लो, उतना तो हमें यूट्यूब पे आगे बढ़ाओ। ये नए एल्गोरिथम, जैसे मैंने कल भी कहा था कि कुछ हमारे संजय जी गुरुजी हैं या अभिषेक तिवारी हैं, वो हमेशा ये कह रहे हैं आजकल कि ये बेल आइकॉन दबाओ। कुछ उन्होंने कुछ किया है, वो तो उनका आग्रह होता है कि बेल आइकॉन दबाए। तो मैं भी आपसे आग्रह करता हूँ कि भाई बेल आइकॉन दबाए। आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए हमारा हौसला भी बढ़ेगा और यूट्यूब पे हम जिंदा रखेंगे। दूसरी बात, मुझे व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आए हैं। पहले तो मैं ये क्लियर कह दूं कि किसी भी इतिहास के महापुरुष को, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, उनको भला बुरा कहने की मेरी औकाती नहीं है। पहली चीज, जो घटना घटित हुई है और उसके जो परिणाम आए हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति विशेष के बारे में उसकी मैं आलोचना या उसके ऊपर मैं टीका टिप्पणी कर रहा हूं। नहीं, मेरी औकात ही नहीं है। मेरी औकात ही नहीं है उनके बारे में बात करने की। वो अच्छे थे, बुरे थे। अच्छाइयाँ तो मैं 50 गिना सकता हूँ, उनकी बुराइयाँ मैं कैसे गिनाऊं भाई? तात्कालीन परिस्थिति ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। तो ये चीज मैं यहाँ पे क्लियर कह दूं कि भाई मैं व्यक्ति विशेष की ना आलोचना कर रहा हूँ, ना टीका टिप्पणी कर रहा हूँ। मैं इतिहास में घटित घटनाओं का आपको उसको इतिहास को विस्तार दे रहा हूँ, और भविष्य में जो घटा है तो इन दोनों को जोड़ के मैं उनके ऊपर टीका कर रहा हूँ, और मैं ये टीका करते रहूंगा क्योंकि ये मेरे अपने पूर्वज, मैं उसको मानता हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ मराठा मेरे पूर्वज है और असम के लचित फुकन मेरे पूर्वज नहीं है। नहीं, मुझे अभिमान है कि लचित फुकन के देश का मैं अभिवासी हूँ। वो लचित फुकन भी मेरे पूर्वज हैं, चोल भी मेरे पूर्वज हैं, पांडव भी मेरे पूर्वज हैं, खारवेल भी पूर्वज है, और खैर सोहेल देव तो मेरे आदर्श है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये बताना जरूरी था इसलिए मैंने बताया। मराठाओं के मित्रों, सबसे प्रथम स्थायी दिल्ली के वकील महादेव पंत हिंगणे थे। ये मैंने आपको बता दिया है। महादेव पंत हिंगणे का 1744 में दिल्ली में खून हो जाता है, यह भी मैंने आपको बताया था। महादेव पंत हिंगणे के 4 पुत्र थे, दामोदर, बापूजी, पुरुषोत्तम और देवराव। अब ये चारों को अन्य सभी जितने भी मराठाओं ने इसके साथ राज्यों के साथ संधि की थी, वहाँ पे वकील नियुक्त किए थे, तो इन चारों को भी अन्य रियासतों में वकील के तौर पे उन्होंने नियुक्त किया। कुछ दिल्ली में ऐसा हुआ कि ये चारों के चारों महादेव पंत के पुत्र राघोबा दादा से रुष्ट हो गए। अब बखरकारों ने ये कथा दी है, लेकिन तथ्य कोई प्रमाण कुछ नहीं दिया है। कथा ऐसी है कि जब राघोबा दादा दिल्ली आए तो उनके आने के उपलक्ष्य में वकीलों ने दिल्ली में मेजबानी रखी। अब मेजबानी, सारे बैठे थे पंक्ति में, सारे भोजन में मग्न थे। परोसने को ये चारों पुत्र पंक्तियों में घूम रहे थे। तब बापूजी ने किसी खाने वाले से पूछा कि भाई ये दादा साहब कौन है? समझे? कुछ यही क्वेश्चन था, दादा साहब कौन है? अब पता नहीं, क्योंकि राघोबा दादा और वकील की प्रत्यक्ष मुलाकात तो तब तक हुई नहीं थी। अब प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं हुई है, खाना परोस रहे हैं, तो वकील ने ऐसा पूछा होगा कि एक निर्मल मन से कि भाई ये रघुनाथ दादा एक्चुअली कहाँ है, कहाँ बैठे हैं या कौन है?
और दादा आजू बाजू में होंगे, पता नहीं। तो भाई राघोबा दादा को वो बड़ा अपमान लगा। पता नहीं ये कौन सा अहंकार था, लेकिन था, अपमान तो लगा। राघोबा दादा बिना खाए वहां से उड़ गए। अब ये कथा है, ये सच में घटा है नहीं घटा है किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन बखरकार ने लिखा है तो हम उसको दुजोरा देते हैं, हाँ कहते हैं कि भाई अहंकार के चलते नाना दादा को बुरा लगा और वो तो वहां से चला गया। वकील के तौर पे दिल्ली में हिंगणे की बड़ी इज्जत थी, उनकी बड़ी इबरत थी। अब वो जो भी है, विजयी पराक्रमी मराठा सेना उनके दिल्ली में 10 साल से ज्यादा वकीली कर रहे थे। हाँ, तो भाई दिल्ली में 10 साल की गई बातचीत, राजनीति, हाँ, बढ़ा चढ़ा के वो पेशवाओं का पक्ष दरबार में रखने वाले, 5 भाषाओं में प्रभुत्व पाने वाले विद्वान वकील थे। अब उनसे बापूजी से, उनके बेटे से, बापूजी से अंताजी ने 3 लाख का कर्जा लिया था, ये तो मैंने बताया आपको। अब इस विषय में इन दोनों में ऑलरेडी उनके दोनों के मन कलुषित हो चुके थे। अब हमारे हल्के कान वाले राघोबा दादा अब इस विषय में वकील विरोधी अंताजी के पक्ष में राघोबा दादा ने कुछ हिंगणे वकील को सुना दिया था। हिंगणे वकील अगतिक हो गए, चेहरे पे नाराजगी के स्पष्ट भाव उनके दिख रहे थे। राघोबा को बिना पूछे वो बैठक से निकल गए। अब ये राघोबा दादा का अपमान हुआ कि बिना पूछे बिना बताए वो बैठक से निकल गए। अब ऐसे में क्या कहते हैं, स्वयं वकील के जमा खर्ची का 3 साल का कागज पुणे नहीं पहुंचा था, तो तुरंत सखाराम भगत, एक पुणे का राजस्व का अधिकारी था, उसका एक पत्र उसने दिल्ली को भेजा है। भगत के पत्र में शिंदे होळकर का 1752 के खर्चे का विश्लेषण भी वकील से उसने मांगा है। अब ये देख के वकील का दिमाग तो 100% फटा होगा, क्योंकि 3 साल किसी ने कुछ नहीं पूछा, अचानक 3 साल के बाद एक पत्र दिल्ली आता है और हिसाब पूछने लगता है। शायद हिंगणे वकील के भी आर्थिक मामलों में कर्म ऐसे थे, पता नहीं। पत्र में लिखा है, तुम्ही म्हणाल वसूली सुरू झाली, क्या करे, हमारा तो काम ही यही है। अब आप बोलोगे कि भाई इन लोगों ने, पुणे वालों ने वसूली शुरू कर दी, क्या करे, हमारा तो काम ही यही है। 2-4 दिनों में सारे शेष कार्य बाजू को रखे जल्द से जल्द ये काम पूरा करे, नहीं तो आगे इसका असर बुरा होगा, ये पत्र में लिखा है। यानी पुणे ट्रेजरी से पैसा मिलना आपको इसके आगे दुरापास्त होगा, मुश्किल होगा। अंताजी के 3 लाख रुपए तो अंताजी को दे के बैठे थे, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ये सीधा भगत ने लिखा। अब रघुनाथ राव ने भी पुणे में एक पत्र लिखा है इसके वकील के बारे में। क्या कहते हैं रघुनाथ राव? रघुनाथ राव कहते हैं कि वकील की जमा खर्ची की गड़बड़ सामने आई है, उनका अहंकारी वर्तन सामने आया है, और असहयोग के विषय में मैंने और भी 4 बातें लिखी हैं, उसी पत्र में है। ये 4 बातें हैं कि भाई हिंगणे वकील का सहयोग मराठी सेना को जितना अपेक्षित था वो नहीं मिल रहा था। दिसंबर 1754 ये पत्र की तारीख है। दिसंबर में रघुनाथ राव ने भी हिंगणे वकील के बारे में पुणे लिखा है। हमारे इतिहासकार, महान इतिहासकार सरदेसाई गुरुजी लिखते हैं कि इन पत्रों में अगर मुझे यानी गुरुजी को, इन पत्रों में अगर गुरुजी को वकील के सवाल के जवाब के पत्र मिलते तो मेरे लिए आसान होता, लेकिन वो शायद सरदेसाई गुरुजी को 125 साल पहले नहीं मिले, तो उससे वो थोड़े नाराज भी, नाराजी में उसने 2-4 लाइनें और बढ़ा दी है। नवंबर से
चले तो इस विषय में नवंबर 1754 में सदाशिवराव भाऊ की एंट्री होती है, यही विषय। अब सदाशिवराव भाऊ शीघ्रकोपी और स्पष्ट वक्ता थे। उसने दामोदर और बापूजी, ये दोनों वकील भाइयों को एक पत्र लिखा है। पत्र में इन दोनों का कच्चा चिट्ठा पूरा खोल के रख दिया है स्पष्ट तौर पे। अंतिम लक्ष्य की, हिंदवी स्वराज्य की याद भी उन्हें दिलाई है और उन दोनों को पूरे हिंदवी स्वराज्य में औकात भी बताई है। मैंने पहले ही कहा है कि भाऊ बड़ा स्पष्ट वक्ता था। भाऊ लिखता है, तुमच्या बापाने निष्ठापूर्वक चाकरी करून छत्रपतींचे मान राखले। आपके बाप ने बड़े निष्ठापूर्वक तरीके से सेवा करके छत्रपति की शान बढ़ाई है। यास्तव तुम्हा सर्वांना वकिलात सोपली, पण तुम्ही बापूजी, तुम्ही पायरी सोडून वर्तणूक केली। केवल और केवल यही निष्ठा देख के तुम सबको हमने वकीलात सौंप दी। पर बापूजी, आपने तो आप खुद की औकात ही आप भूल गए। हाँ, आपकी वर्तणूक आपके औकात के लेवल के नहीं थी, उससे बहुत ज्यादा थी। यही देख के आप सभी को वकीलात में हमने नियुक्त किया, लेकिन बापूजी ने अपने औकात से ज्यादा वर्तणूक की है, औकात से ज्यादा बातें की हैं, औकात से ज्यादा व्यवहार भी किया है। अब यहाँ करके वकील आपका कल्याण तो निश्चित नहीं होगा। आगे से औकात में रहने की कोशिश करें। आज्ञा का पालन करने में सबकी भलाई है। मित्रों, प्रत्यक्ष ये पत्र की जो भाषा है ये मराठी में और ज्यादा कड़वी और अपमानजनक है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। ये राजा के गुण हैं जो चाणक्य जी कहते हैं, और ये सबको एक साथ रखने का तरीका भी शायद है। लेकिन हमारे राघोबा दादा खुद तो कुछ नहीं करते थे, बस पुणे को रोने धोने के पत्र भेजते रहते थे। भाई राघोबा दादा वहीं हिंगणे वकील को हड़काते, हाँ, वकील को सबके सामने खड़ा कर देते, सत्य असत्य का सामना वकील को करवाते। क्या फर्क पड़ता? अल्टीमेटली सभी तो नौकर ही थे। राघोबा दादा भी नौकर थे हिंदवी स्वराज्य के। आमने सामने हो जाता, सत्यापित कर देते वकील, आगे से कोई नहीं पूछता उसको। लेकिन नहीं हुआ। राघोबा दादा ना उनके औरा से डर गए, क्योंकि हिंगणे वकील गत 25 साल से दिल्ली में थे। शायद उसके औरा से दादा डर गया, इसके लिए दादा ने कुछ नहीं किया। अब मित्रों, ये चीजें जो हैं, ऐसी चीजें, इस प्रकार की निर्णय क्षमता जो होती है वो अपने बुद्धि प्रावीण्य से, अपने विचारों से भापनी पड़ती है और फिर निर्णय देना पड़ता है। ये कोई पूरे विश्व का गुरु आपको ये चीजें सिखा नहीं सकता। हरेक प्रवृत्ति, हरेक वृत्ति के सहकारी आपके बगल में बैठेंगे, हाथ से हाथ मिलाकर आगे चलने के विषय में बात करेंगे। लेकिन उन सभी को एक साथ रख के अगर कोई चूक हुई है तो तात्कालिक तुरंत किए जाने वाला जो व्यवहार लीडर का होता है, ये आप दूसरे को कैसे सिखा सकते हैं बताइए। इसीलिए मित्रों, हमारे शास्त्रों में मूलभूत कुछ मनुष्य के संस्कार सिखाए जाते हैं कि भाई तारतम्य क्या होता है, तथ्य क्या होता है, धीरता क्या होती है, बुद्धि प्रमाण क्या होता है, और सबसे आखिर में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। आपको पता है ना, 5 प्रकार के प्रमाण हैं हमारे शास्त्रों में दिए हुए। पतंजलि योग आप पढ़ो, आपको सब समझ आएगा। अब इन प्रत्यक्ष प्रमाणों को एक साथ जांच के कुछ मूल नियम भी हमें सिखाए जाते हैं, लेकिन
इन्हें दकियानुसी कह के मैकॉले की पूंछ पकड़ने में हमारे मासूम हिंदू धन्यता मानते हैं। अब क्या करें बताइए। वो तमिलनाडु में स्टालिन है, वो स्टालिन तो मुझे सठिया गया नहीं है, एक्चुअली वो वयोवृद्ध हुआ है। अनाप शनाप विकृत सोच सामने, अपनी सोच सामने ला रहा है वो। अब स्टालिन को चाहिए अंग्रेजी तो चाहिए, लेकिन मूल भारतीय भाषा से उसको बड़ी घृणा है, पता नहीं क्यों। अरे भाई, आजन्म पुणे में मैं पला बड़ा हूँ, 10वीं तक तो मेरी कक्षा भी मराठी, मैं मराठी में ही 10वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ। हाँ, अब चाहे मुझे मेरे हिंदी के बारे में कोई टोके रोके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है कि मेरी हिंदी अशुद्ध है। लेकिन अब क्या करें कि मैं जब पॉइंट्स लिखता हूँ या हम कुछ लिखने की बात आती है हिंदी में, तो पहले मैं बाय डिफ़ॉल्ट मराठी में ही सोचता हूँ, और कभी कभी तो धारा प्रवाह में इसीलिए मैं हड़बड़ा जाता हूँ कि शब्द नहीं सूझते। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गालियाँ पड़ती है, पढ़ने दो, माफ़ी मांग लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा शब्द संग्रह उत्तर भारतीयों जितना गहन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी मातृभाषा मराठी है। आजकल तो दूसरा प्रॉब्लम हुआ है मित्रों। आजकल मैं जब यहाँ पे पुणे में मराठी बोलता हूँ तो बीच बीच में अचानक हिंदी शब्द मेरे मुंह से बाहर निकलती है, तो उस तरफ भी मैं गालियाँ खाता हूँ कि भाई तू एक फाइनल कर दे कि एक तो हिंदी बोल या मराठी बोल। ये मराठी में बीच बीच में जो हिंदी शब्द तू क्यों घुसेड़ रहा है, वो भी मुझे टोकते हैं। ठीक है, अब तो सुधार जो है वो करना तो मुझे ही पड़ेगा, और उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कर रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी भाषा से बेहद प्यार है। आपको अगर याद होगा तो मैंने राघोबा दादा के स्वभाव विशेष के बारे में आपको बताया था। नाना बचपन से सातारा में अपने चाचा के साथ शाहू के दरबार में रह चुका है, चिमाजी अप्पा के साथ। इसके लिए राजधर्म की जो गुट्टी है वो बचपन से नाना को चिमाजी अप्पा ने पिलाई थी। राघोबा का क्या था, राघव पुणे में था, कनिष्ठ पुत्र था, तो राघोबा घुड़सवारी करता था, मौज मस्ती में जीता था। पुणे में ही राघोबा दादा ने अपना बचपन गुजारा है। बस यही संस्कारों का फर्क है, यही संस्कार के वजह से नाना अलग दिखता है, राघोबा दादा अलग दिखता है। लेकिन राघोबा दादा का डीएनए तो पराक्रमी ही था ना पहले बाजीराव का, तो राघोबा दादा भी बड़ा पराक्रमी और शौर्य से भरा युवा वीर था। लेकिन वो क्या कहते हैं, मस्ती में जीने वाला था, निडर था, इसलिए बेपरवाह हो गया था। जो होगा देखा जाएगा, ऐसे कुछ बेपरवाह लोग होते हैं ना, उसके टाइप का राघोबा दादा था। लेकिन हैप्पी गो लकी भी था, अप्रिशिएट भी लोगों को जल्दी करता था। किसी ने कुछ चीजें कर ली तो उसको अप्रिशिएट करता था, ना कि उसके पीछे षड्यंत्र ढूंढते हुए फिरता था। ये भी राघोबा दादा का हम गुण ही कहेंगे कि भाई ऑन द फेस लेता था, जो भी है। अच्छी बात लगी अच्छा कहता था, बुरी बात लगी बुरा कहता था। नाच गाना शराब राघोबा दादा को पसंद आता था। मैंने बताया कि कैसे हिंगने वकील के पीछे पड़कर 13-14 साल की 4 लड़कियां में नाचने वाली तवायफे राघोबा दादा ने दिल्ली से पुणे मंगवाई थी। बताओ, उसमें से 2 को तो हमारे दादा ने यहीं पुणे जिले में गांव भी भेंट किए हैं। हर एक का मिजाज अलग है, क्या करे। लेकिन ये तो बात सच है कि हम अगर व्यक्तियों की समीक्षा करने बैठते हैं तो उनके एक अंतर रंग हमारे सामने आते हैं।
सही क्या था, गलत क्या था, सत्य क्या था, असत्य क्या था, षड्रिपु का कौन सा विकृत दर्शन इस व्यक्ति में हुआ है, उसके गुण क्या है, उसके अवगुण क्या है, सभी के दर्शन हमें दिखते हैं जब हम उसकी समीक्षा करते हैं। और इसीलिए 1296 संत माउली ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने पसायदान में वही परमात्मा से प्रार्थना की है। जे खळांची वैखरी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे जडो, मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्वस्वधर्म सूर्ये पाओ, जो जेवांची ते लाओ। पूर्ण पसायदान है, ये प्रार्थना है विश्वात्मा से। लेकिन मित्रों, ये प्रार्थना परमात्मा के हम सभी जितने भी सनातनी पुण्यात्मा हैं उनके लिए की गई है। उनके लिए कि भाई उनमें रति वाढ़ो, भूता परस्परे जड़ो, मैत्र जीवान से उनमें प्यार हो, वो एक साथ रहे, उनमें स्नेह बढ़े। ये प्रार्थना ज्ञानेश्वर माउली ने की है। वो इन जाहिल हीन दर्जे के जो क्षुद्र प्राणी है ना, यहाँ वहाँ 1500 साल से घूम रहे हैं, हूर के इंतजार में कामांध होके जो जी रहे हैं ना, ये उनके लिए प्रार्थना नहीं है, ये सभी पुण्यात्मा के लिए प्रार्थना है। वंदे मातरम।